नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, उन प्रश्न पत्रों में जो बायोलॉजी के प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे वीडियो, लेखपाल और लोअर पीसीएस परीक्षा में जो बायोलॉजी के प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्नों को अंतिम 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को यहाँ पर सम्मिलित किया जा रहा है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम चलते हैं प्रश्नों की ओर, करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसे यहाँ पर प्रश्न पहला पूछा गया था, विटामिन शब्द का जनक कौन है? आपके ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एम डेविस और काश्मीर फंक। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा डी पार्ट, काश्मीर फंक। ठीक, जो विटामिन शब्द के जनक कहे जाते हैं, काश्मीर फंक को कहा जाता है। विटामिन क्या होता है? तो दोस्तों, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की वृद्धि एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहले टाइप के जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, बी और सी इसमें आ जाते हैं, और दूसरे प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो होते हैं वसा में घुलनशील, इसमें आते हैं ई डी ई के, ए डी ई के। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? ठीक, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं, और आपके ऑप्शन जो है वो है नाइट्रेट, फास्फेट, टंगस्टन और पोटास। तो दोस्तों, जो आपका टंगस्टन है वो एक उर्वरक खनिज नहीं है, तो आपका सी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। उर्वरक क्या होते हैं दोस्तों? उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो मृदा में डाले जाने पर पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि की आपूर्ति कर मृदा को उपजाऊ बनाए रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो टंगस्टन है वो उर्वरक के रूप में नहीं यूज होता है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है हैजा, मलेरिया, टाइफाइड और पीत ज्वर। तो आप लोग खुद से इस प्रश्न को ट्राई कर सकते हैं। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका टाइफाइड। बिडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? ऑप्शन है आपके हरा और बैगनी, हरा और लाल, सफेद और पीला, काला और नीला। तो दोस्तों, जो बी ऑप्शन है हरा और लाल, कोई भी वर्णांध व्यक्ति होगा तो वो हरा और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक, और जो वर्णांधता की जो रोग है ये आनुवांशिक होता है। ये एक एक्स क्रोमोसोम संबंधी रोग है जिसके कारण ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है आनुवांशिकता से। ठीक, यहाँ पर आपका जो उत्तर सही हुआ था वो बी ऑप्शन सही हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था, रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन आपके दिए गए थे गाय, गुड़हल, उल्लू और बंदर। तो ट्राई कर सकते हैं दोस्तों किसका नाम है। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, गुड़हल। ठीक, रोजा हिबिस्कस गुड़हल का वानस्पतिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? आपके ऑप्शन है कोढ़, एड्स, हैजा और हेपेटाइटिस। तो दोस्तों, बहुऔषधि चिकित्सा जो होती है वो कोढ़ के लिए होती है। ठीक, कुष्ठ रोग जिसको बोला जाता है। कोढ़ जो होता है एक संचरणशील रोग होता है, और होता कैसे है? ये जीवाणु के द्वारा होता है, जो माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री नामक जीवाणु होता है वही इस रोग को फैलाता है। ठीक, और इस रोग के लिए बहुऔषधि चिकित्सा दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है, औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? ठीक, रक्त का भार पूछा गया शरीर की तुलना में। तो दोस्तों, इसको ट्राई करिए आप। आपके ऑप्शन है 7 से 8%, और 10 से 11%, और 15 से 16%, और 17 से 22%। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ए पार्ट, 7 से 8% होता है मानव शरीर के में रक्त का भार शरीर की तुलना में। ठीक, जैसे अगर किसी का भार अगर 70 किलो है तो उसका 7% निकालेंगे तो 49
के समथिंग निकलेगा, यानी 4.9 के समथिंग निकल आएगा। 749 करेंगे 4.9, यानी उसके पास कम से कम 5 kg रक्त होगा। ये एक एवरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं गुर्दे, आंख, मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अल्जाइमर रोग होता है वो मस्तिष्क से संबंधित रोग होता है। इस रोग में पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त क्षीण हो जाती है, चीजें उसको भूलने लग जाती हैं, ठीक। और जो ये रोग होता है अधिकांशतः मनुष्य में 48 से 65 वर्ष के बाद ही होता है, मतलब ज्यादा उम्र के लोगों में ही देखा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रक्त के बारे में पूछ रहा। रक्त है, आपके ऑप्शन दिए गए अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनीय और डी ऑप्शन में है उदासीन। तो दोस्तों रक्त का आपको पीएच याद ही कर लेना है कि रक्त का पीएच 7.5 होता है, और 7 से ज्यादा जिस किसी का भी पीएच होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इस प्रकार आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो दोस्तों स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी के कारण होता है, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है, और खट्टे फलों में ये मुख्यतः पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया इत्यादि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती हैं दोस्तों जो हार्मोन का स्राव करती हैं, हार्मोन उत्सर्जित करती हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं अग्न्याशय, ऑटो ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, टेस्टिस ग्रंथि। तो दोस्तों जो ऑटो ग्रंथि होती है बी ऑप्शन में दी गई है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसको थायराइड ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक। और ये मनुष्य के गले में श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। इसमें दो हार्मोन्स, एक थायरॉक्सिन और दूसरा डाई आयोडोथायरोनिन, ठीक, स्रावित होते हैं। और ये हार्मोन जो होते हैं शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधियों को तेज कर शरीर की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार जो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती कौन सी है, तो दोस्तों ऑटो ग्रंथि या आपका थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है इंसुलिन की खोज किसने की थी। यहाँ पर आपको वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है। ऑप्शन आपके हैं एफ वेटिंग, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच, और नेक्स्ट है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, ठीक। तो यहाँ पर आपको बताना है इंसुलिन की खोज किसने की थी। ट्राई कर सकते हैं। आपका जो सही जवाब होगा वो होगा एफ वेटिंग, ठीक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंसुलिन क्या होता है दोस्तों, यह बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है शरीर में। जो इंसुलिन होता है हार्मोन होता है, इंसुलिन के अधिस्रावण से दोस्तों अगर ज्यादा मात्रा में अगर स्रावित होता है तो इससे हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। याद रख लीजिएगा, हाइपोग्लाइसीमिया होता है अधिक मात्रा में इंसुलिन के श्रावण से। अगर कम मात्रा में दोस्तों इसका श्रावण होने लगता है इंसुलिन का, तो इससे मधुमेह या डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। ऑप्शन है शरीर रचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रोलॉजी, मानव विज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए पार्ट सही हो जाएगा, शरीर रचना विज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एनाटॉमी, ठीक। तो यहाँ पर आपका ए पार्ट हुआ सही। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को कहा जाता है। तो दोस्तों अभी अभी हमने पहले चर्चा करी थी, चूंकि ये अन्य किसी एग्जाम में पूछा गया था इसीलिए हमने इसको सम्मिलित कर दिया क्वेश्चन को। तो ऐसे रोग को दोस्तों वर्णांतता कहते हैं, जिसमें लाल और हरे रंग को पहचानने में दिक्कत होने लगती है मनुष्य को। ये आनुवांशिक रोग होता है, ठीक। अब ये पूछा गया है किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं अग्न्याशय, नेक्स्ट है यकृत, फिर है वृक्क, फिर है छोटी आंत। तो दोस्तों जो आपका पित्ताशय स्थित होता है वो यकृत के भीतर होता है स्थित, ठीक। ये आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। और यकृत मानव शरीर की है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन की अगर हम बात करें दोस्तों तो
1.5 किलो से 2 किलो के समथिंग होता है। और इसी में दोस्तों नीचे की तरफ दाहिनी ओर ऊपर भाग में, अगर ये हमारे शरीर में अगर हम बात करें तो दोस्तों ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है और इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत द्वारा जो पित्त रस स्रावित होता है दोस्तों अधिक मात्रा में, वो पित्ताशय में संचित होने लगता है। ठीक, आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो दोस्तों विलियम हार्वे महोदय ने मानव शरीर में रक्त संचार की खोज का पता लगाया था। तो यहाँ पर आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। रक्त दोस्तों जो होता है वो एक ऊतक होता है, तरल संवहनी ऊतक होता है जिस पर रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन इत्यादि उपस्थित रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन आपका है ए सिस्टोलिक, बी है हृदयी निर्गम, सी है परिधीय प्रतिरोध और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है वो है इनमें से सभी। रक्तचाप की दोस्तों अगर हम बात करें तो मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80। ठीक, और रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा मापते हैं। ये पूछा लिया जाता है रेलवे के एग्जाम्स में कि किस यंत्र से रक्तचाप को मापा जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर यूज होता है। दोस्तों पूछा गया है फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है। ऑप्शन आपके हैं ट्यूबोक्टोमी, वैसेक्टोमी, स्टरलाइजेशन और हिस्टेरेक्टोमी। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ट्यूबोक्टोमी। महिलाओं में ये होता है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना महिला नसबंदी कहलाता है। ठीक, पुरुष नसबंदी को दोस्तों पूछ लिया जाए तो आपको वैसेक्टोमी बी पार्ट जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक, और ये जो ट्यूबेक्टोमी की जाती है दोस्तों ये महिलाओं में गर्भ निरोधन का स्थायी तरीका है। ठीक, ट्यूबेक्टोमी करने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो अंडाणु बनते हैं वो गर्भाशयी नालों में पहुंचकर खंडित हो जाते हैं, इसीलिए गर्भ धारण नहीं कर सकती महिला। रक्त कैंसर को पूछा गया कि रक्त कैंसर को कहते क्या है? ऑप्शन आपके हैं रेबीज, हाइपरमेट्रोपिया, ल्यूकेमिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ब्लड कैंसर होता है उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो हमारी जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया सीटी स्कैन से संबंधित है। सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है। ऑप्शन है आपका अल्ट्रासाउंड तरंगे, एक्सरे तरंगे, सी गामा किरणें और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की पुनः इसकी बहुत संभावना है। सीटी स्कैन यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें। और दोस्तों इसमें एक्सरे परीक्षण होता है, यानी इसमें जो आपका बी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक, और इसका यूज होता है शरीर के अंदरूनी अंगों को सीटी स्कैन के द्वारा देखा जाता है और रोगों का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त के पीएच के बारे में पूछ लिया। अभी अभी हमने बताया था रक्त जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। और अगर हम इसके पीएच की बात करें दोस्तों तो रक्त का 7.5 बताया था। यहाँ पर जो नियर अबाउट आपका जो लगभग उत्तर दिया है वो दिया है 7.4, अर्थात रक्त का पीएच होता है 7.4। ठीक, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया इसको हिंदी में लिखते हैं रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है निक्टोलोपिया यानी रतौंधी रोग। ठीक, पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम होता क्या है? तो दोस्तों रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। और ये किस चीज में पाया जाता है? तो दोस्तों सभी पीली और गहरी हरी सब्जियों और फलों में पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ विटामिन ई दिया तो दोस्तों विटामिन ई को जनन क्षमता में कमी, विटामिन ई की कमी से हो जाती है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है भोजन को चबाने वाले दांत कौन से होते हैं? भोजन को चबाने वाले दांत कौन से होते हैं? आपके ऑप्शन है चवर्ण, छेदक, रदनक और दूध दांत। तो दोस्तों भोजन को चबाने वाले दांत जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पर
यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही होगा, चवर्णक। ठीक, भोजन को चबाने वाले जो होते हैं वो होते हैं चवर्णक दांत। ठीक, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं दोस्तों। कृंतक होते हैं जो सबसे आगे होते हैं, फिर उसके बगल में जो नुकीले दांत होते हैं वो रदनक होते हैं, फिर उसके पीछे होते हैं अग्र चवर्णक, और उसके लास्ट में होते हैं चवर्णक। तो जो अग्र चवर्णक और चवर्णक होते हैं दोस्तों वो भोजन को पीसने और चबाने के काम आते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ऑर्निथोलॉजी पूछा गया है। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन आपके सामने है, आप कोशिश कर सकते हैं। ऑप्शन ए है हड्डियों, बी है पक्षियों, सी है आभूषणों और डी है धातु। तो दोस्तों ऑर्निथोलॉजी जो होता है वो पक्षियों का अध्ययन होता है। ठीक, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा गया है रक्त के जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं विटामिन बी2, विटामिन बी12, विटामिन डी और विटामिन के। तो दोस्तों रक्त के जमने के लिए विटामिन के उत्तरदायी होता है। अगर विटामिन के की हम रासायनिक नाम की बात करें तो दोस्तों फाइलोक्विनान होता है। यह रक्त स्राव रोधी विटामिन होता है जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक, आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोमोलॉजी पूछा गया दोस्तों। एंटोमोलॉजी का संबंध किस चीज से है? ऑप्शन आपके हैं वनस्पति, प्राणी, कीट और रसायन। तो एंटोमोलॉजी दोस्तों होता है कीट पतंगों से संबंधित होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। पूछा गया है पौधे पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? आपके ऑप्शन आपके सामने है, जड़, फल, तना, बीज। तो दोस्तों जो तना होता है, तना से हल्दी प्राप्त की जाती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा दोस्तों प्रकंद है जो कि अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों कुरकुम्भा लांगा इसका वानस्पतिक नाम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ट्रेकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ट्रेकोमा जो बीमारी होती है वो आंख की कॉर्निया से संबंधित बीमारी है। ठीक, और इसमें क्या होता है, कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे रोगी निंदाग्रस्त सा लगने लगता है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होने वाला सी ऑप्शन है, आंखें से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं एंटीपायरेटिक्स, दूसरा दिया है सेडेटिव, सी में है नार्कोटिक्स और डी में है एंटीबायोटिक्स। तो दोस्तों बुखार के लिए एंटीपायरेटिक जो ताप रोधी गोलियां होती हैं उनका यूज किया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? ए है मताऊ, बी है बीटल, सी है बलूची और डी है गोरी। तो दोस्तों मताऊ, बीटल और बलूची तीनों ही बकरी की नस्लें हैं, जबकि गोरी बकरी की नस्ल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं। ऑप्शन है यकृत, अस्थिमज्जा, वृक्क और हृदय। तो दोस्तों जो अस्थिमज्जा होती है वहां पर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, और मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं का जो आकार होता है वो छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई होती है, अर्थात उभयावतल होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि केंद्रक किन रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता, तो लाल रक्त कणिकाओं में दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता है। कभी कभी इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है कि एक स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इनकी संख्या 45 से 50 लाख प्रति mm³ तक होती है। ठीक, और जीवन काल भी आता है इनका कि इनका जीवन काल होता कितने दिन का है? तो दोस्तों 100 से 120 दिन होता है। ये बिल्कुल आप इसको याद ही कर लीजिए, 100 से 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन होता है, और लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? ऑप्शन आपके सामने है गिरगिट, छिपकली, सर्प और कछुआ। तो दोस्तों गिरगिट जो होता है वो एक ही समय पर दोनों ओर देख सकता है। ठीक, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका ए है हृदय, बी है फेफड़े, सी है प्लीहा और
डी है ब्रक। तो दोस्तों मलेरिया में आपकी प्लीहा प्लीहा जो है प्रभावित होती है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक। मलेरिया जो होता है दोस्तों संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है और इसका जो वाहक होता है फैलाने का काम करता है दोस्तों वो मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का परजीवी का वाहक होता है। ठीक। और मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया में प्लीहा के आकार में वृद्धि होती है जिससे उसमें दर्द होता है। ठीक। और बुखार भी आने लगता है, हल्की हल्की ठंड भी लगने लगती है। सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है बताना है। ऑप्शन आपके सामने है ए बी और ओ। तो दोस्तों ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। आपको पता होना चाहिए रक्त के 4 वर्ग होते हैं ए बी और ओ। इनमें पॉजिटिव नेगेटिव वो भी आर एच फैक्टर की वजह से होते हैं, वो बताया जाएगा डिटेल में। लेकिन अभी इतना याद रख लीजिए कि 4 होते हैं, 4 में एंटीजन और एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ए बी जो रक्त समूह होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। स्मॉल जो लिखते हैं इस तरह ये होते हैं। ठीक। एंटीबॉडी ए और बी, और कैपिटल ए और कैपिटल बी जो होता है वो एंटीजन होते हैं। तो आप इतना याद रख लीजिए कि ए बी सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, और ओ होता है सबको दे सकता है यानी सर्वदाता है क्योंकि इसमें एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। एंटीजन ना होने के कारण ये सभी को दे सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखना है, इसमें पूछा गया है हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। यहाँ पर पूछा गया है हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन आपके दिए हैं 14 से 15.6 ग्राम, 11 से 14 ग्राम, 9 से 12 ग्राम, 16 से 21 ग्राम। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो होती है 14 से 15.6 ग्राम। ठीक। और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो मानव रक्त में पाया जाता है तथा इसमें रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है मानव शरीर में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा गया मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है स्कंधास्थि, हंसली, टिबिया, उर्बिका। दोस्तों उर्बिका जो होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीमर। तो ये मानव शरीर में सबसे लंबी तथा भारी हड्डी होती है, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है क्लोरोमाइसिटिन, बी है आइसोनियाडाइज, सी में है स्ट्रेप्टोमाइसिन और डी में है एड्रेनलिन। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग प्लेग के लिए यूज किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक। ये पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है जो प्लेग होता है, और इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है क्योंकि पिस्सुओं के शरीर पर प्लेग के बैक्टीरिया होते हैं। इसमें रोगी को क्या होता है, लक्षण जो होते हैं वो तेज बुखार होता है और गर्दन तथा हाथों में गिल्टियां निकल आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है। ए ऑप्शन है टोकोफेरल, बी है बायोटिन, सी है कैल्सीफेरॉल और डी है नेप्थोक्विनोन। तो दोस्तों टोकोफेरॉल आपका सही होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसे बांझ रोधी विटामिन भी कहती है और उसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक। पूछा गया है मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है। शरीर की सतह बुक लंग्स और बुक गिल्स एयर ब्लैडर। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही होगा। मकड़ी में जो है बुक लंग्स श्वसन अंग का काम करते हैं। पूछा गया है निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है। ऑप्शन आपके हैं एरंड, मक्का, चावल और चना। तो दोस्तों जो चना होता है वो अभ्रूणपोषी होता है, भ्रूणपोषी नहीं होता है। जैसे चना, सेम, मटर होते हैं, इनमें भ्रूण परिवर्तन में पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाता है। ठीक। इन बीजों के बीज पत्र में भोजन संचित रहने के कारण ये मोटे होते हैं। ये अभ्रूणपोषी होते हैं। कौन कौन से, चना, सेम, मटर इत्यादि। नेक्स्ट है किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले विटामिन सी को किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया था। ठीक।
किण्वन प्रक्रिया में कुछ कवक जिन्हें ईस्ट कहते हैं शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि बड़े अणुओं को वायु की अनुपस्थिति में अपघटित करके एल्कोहल में बना देते हैं। ठीक, ईस्ट की मदद से क्या होता है, जो बड़े अणु होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि, इनको एल्कोहल में अपघटित कर दिया जाता है और यह मदिरा उत्पादन की जो है किण्वन सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मेडुला, सेरेब्रम, वेलमस और हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जिसे हम साधारणतया मेडुला के नाम से जानते हैं, ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, अग्र मस्तिष्क का नहीं होता है, अर्थात आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, आंत्रज्वर, प्लेग, डिप्थीरिया और दमा। आंत्रज्वर यानी दोस्तों टाइफाइड, ये बैक्टीरिया से होता है, इसका बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी। ठीक, और जो प्लेग है वो भी बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी होता है, पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया इस बीमारी को फैलाता है। ठीक, सी ऑप्शन है डिप्थीरिया, इसको डिप्थीरिया रोग को कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया फैलाता है। ठीक, जबकि जो दमा होता है वो संक्रमण रोग है जिसमें मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक बीजाणु पहुंचकर वहां जाल बना देते हैं। ठीक, जिससे फेफड़ों की नलियों में सिकुड़न आ जाती है और रोगी को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, अर्थात डी जो है वो बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, उसमें पूछा गया है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो दोस्तों जो आपका इसमें सही जवाब होगा वो होगा विटामिन डी। ठीक, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स हो जाता है। विटामिन सी से दोस्तों स्कर्वी होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, कोकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही होगा, ट्रोमेटोलॉजी घाव का अध्ययन कहलाता है, सी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी की बात करें तो दोस्तों कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डर्मेटोलॉजी अर्थात त्वचाओं का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन क्या क्या है, मर्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निमेटोलॉजी और नीडोलॉजी। तो दोस्तों चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। ठीक, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो बी ऑप्शन दिया है हर्पेटोलॉजी, इसके अंतर्गत दोस्तों शरीर से वर्ग के जंतु का अध्ययन किया जाता है। ठीक, शरीर से वर्ग के अंतर्गत जो जीव आते हैं, उभयचर और रेप्टाइल्स, इनका अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी। और निमेटोलॉजी, इसके अंतर्गत दोस्तों निमेटोड्स का अध्ययन किया जाता है और नीडोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है नीडोलॉजी के अंतर्गत। यहाँ पर पक्षियों के घोंसले याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल अगैती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आलू, चावल, गन्ना, गेहूं। तो दोस्तों अगैती झुलसा जो रोग होता है वो आलू का रोग होता है। आलू के अगर एक दूसरे रोग की बात करें तो आलू की अंगमारी भी एक रोग होता है, बहुत ज्यादा पूछा गया जाता है। गन्ना में दोस्तों एक बहुत ज्यादा होने वाला रोग होता है लाल सड़न रोग। ठीक, गेहूं में होता है काला किट रोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम पूछा गया, ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पस और मेटाकार्पस। दोस्तों कलाई की अगर हम बात करें दोस्तों, कलाई में पाई जाती है कार्पस, और उसके आगे अगर हथेली में हम बात करें तो दोस्तों वहां पर मेटाकार्पस आपकी हड्डियां पाई जाती हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? ऑप्शन आपके सामने है, पैथोलॉजी विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग और न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, बहुत प्यास लगना, सांस की कमी होना, थकान महसूस करना, वजन घटना। मधुमेह में दोस्तों इंसुलिन की कमी हो जाती है हार्मोन की, जिसको बाहर से पेट से ठीक करना पड़ता है। आपके ऑप्शन जो है मधुमेह में कौन सा लक्षण नहीं है? तो दोस्तों
सांस लेने की कमी, ये लक्षण नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। बाकी प्यास लगने लगती है, थकान महसूस होता है, वजन बिगड़ता है। ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है ट्रैंक्विलाइजर, एनेस्थेटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिन। तो दोस्तों ताप को करने के लिए एंटीपायरेटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर हम ट्रैंक्विलाइजर की बात करें तो दोस्तों ये शांतिदायक दवाएं होती हैं, एनेस्थेटिक निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया टायलिन एंजाइम का संबंध किस चीज से है? ऑप्शन है आंतरिक रस, जठर रस, लार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों टायलिन एंजाइम का जो संबंध है वो लार से है। लार ग्रंथियों जो लार है वो लार ग्रंथियों से स्रावित होती रहती है और जिसमें 98% जल होता है और 2% अन्य पदार्थ और टायमिन एंजाइम होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन डी रेटिनॉल, विटामिन के नेपथेक्विन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका विटामिन डी जो लिखा है रेटिनॉल वो गलत है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बीसीजी की वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होती है? डिप्थीरिया, क्षय रोग, टिटनेस और खसरा। तो दोस्तों बीसीजी की जो वैक्सीन होती है उसको क्षय रोग में प्रयुक्त किया जाता है। बैसिलस कैलेमिटी ग्वेरिन इसका फुल फॉर्म होता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन आपके सामने हार्मोन, एंजाइम, विटामिन और नमक। तो दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का रक्त बैंक आपके ऑप्शन है प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी। तो प्लीहा होता है। प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है जिस कारण इसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही प्रश्न रखते हैं। जो बचे हुए प्रश्न हैं करीब 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो विगत वर्षों में यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी परीक्षाओं में पूछे हैं, जैसे वीडियो लेखपाल, लोअर पीसीएस, चकबंदी लेखपाल हो गया और परिचालक की परीक्षाएं हो गई। जो भी यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराता है, काफी सारी परीक्षाएं कंडक्ट कराता है, उन सारी परीक्षाओं के क्वेश्चनों का ये संकलन है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन करीब और बचे रहे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।